नमस्कार दर्शक मित्रों, मेरा नाम है डॉक्टर पार्थ जोशी, आईवीएफ कंसल्टेंट इंदिरा हॉस्पिटल अहमदाबाद। मैं इस एफबी सेशन के दौरान निसंतानता के बारे में कुछ उपयोगी जानकारी आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। आज की तारीख में हमारा पूरा भारतवर्ष कोविड के सेकंड वेव से पीड़ित है। बहुत अग्रेसिवली यह महामारी फैल रही है, इसलिए हम सबका फर्ज बनता है कि हम सब घर में रहें, कोई भी कारण से बाहर निकलने का प्रयास ना करें, मास्क का उपयोग करें, डिस्टेंसिंग रखें और नियमों के अनुसार जब हो सके जल्दी से जल्दी कोविड की वैक्सीनेशन लें। अपने और अपने परिवार को स्वस्थ रखने का प्रयास करें। इस दौरान इंदिरा आईवीएफ का ये प्रयास है कि हम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से जब आप घर में बैठे हैं, हम आपको निसंतानता के बारे में उपयोगी जानकारी दे सके। उसी के अंतर्गत इस एफबी सेशन का हम लोगों ने आयोजन किया है। इसके दौरान मैं एक उपयोगी विषय में आपके साथ चर्चा करना चाहूंगा। वो विषय है कि अगर निसंतान दंपति आईवीएफ की तरफ जाता है तो कैसे आईवीएफ के सक्सेस को ज्यादा से ज्यादा बढ़ा सके। इस सेशन के दौरान मैं आपके बहुत सारे जो डाउट्स है वो क्लियर करने का प्रयास करूंगा। फिर भी अगर आपके कुछ अलग डाउट्स है, आपके रिपोर्ट्स आप हमें दिखाना चाहते हैं, आपका कोई अलग प्रॉब्लम है, तो नीचे दिए गए नंबर पे हमें मैसेज कर सकते हैं, फोन कर सकते हैं। इनबॉक्स में मैसेज में अपना नंबर टाइप कीजिए, मैं और मेरी पूरी टीम आप तक पहुंचने का पूरा प्रयास करेंगे। अब इस विषय के ऊपर मैं चर्चा चालू करता हूं कि आईवीएफ के सक्सेस को कैसे मैक्सिमम की तरफ ले जाया जा सके। सबसे पहले मैं बेसिक से स्टार्ट करता हूं कि जब एक कपल निसंतानता से पीड़ित है और वो आईवीएफ कराना चाहता है, तो सबसे पहले दंपति का पूरा फर्टिलिटी चेकअप होना चाहिए, जिसके अंतर्गत महिला की सोनोग्राफी होती है। महिला की सोनोग्राफी में अंडों का रिजर्व कैसा है ये हम जानते हैं। नलियों में कोई खराबी हो तो भी पकड़ में आ सकती है, और बच्चेदानी कैसी है, क्या उसको कोई हिस्टोस्कोपी की जरूरत है परत की क्वालिटी इंप्रूव करने के लिए, क्या परत में कोई इन्फेक्शन है, क्या उसको दूर करने के लिए एंटीबायोटिक से एंटी ट्यूबरकुलर ट्रीटमेंट देनी पड़ेगी, क्या बच्चेदानी के अंदर गांठें हैं, सूजन है तो हमें लेप्रोस्कोपी का सहारा लेना पड़ेगा। ये फीमेल साइड से प्री आईवीएफ चेकअप हमें करके उस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। हस्बैंड का पार्ट भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। हमने कई बार देखते थे पहले कि खाली वाइफ ही रिपोर्ट्स के लिए आती थी, पर आज की तारीख में मैं सलाह देना चाहूंगा हस्बैंड और वाइफ दोनों को पहले दिन अपने रिपोर्ट्स कराने चाहिए। पुरुष का रिपोर्ट है सीमेन एनालिसिस। जब एक एक्सपर्ट एंड्रोलॉजिस्ट माइक्रोस्कोप के अंदर आपके सीमेन की जांच करता है तो सीमेन में मेनली 4 चीजें देखते हैं। टोटल स्पर्म कितने हैं, जीवित कितने हैं, गतिशील कितने हैं और नॉर्मल स्ट्रक्चर वाले कितने हैं। इन पैरामीटर्स के ऊपर सीमेन एनालिसिस का रिपोर्ट किया जाता है और यस ये तय किया जाता है इन दोनों मेल और फीमेल के रिपोर्ट्स के बाद कि क्या आईवीएफ स्टार्ट करने से पहले अंडों के रिजर्व को ध्यान में रख के या पुरुष के स्पर्म की क्वालिटी को ध्यान में रख के उनको एंटीऑक्सीडेंट ट्रीटमेंट देने की जरूरत है या नहीं, या पुरुष या स्त्री को हिस्टोस्कोपी या लेप्रोस्कोपी कराने की जरूरत है या नहीं। ये बात होगी प्री आईवीएफ चेकअप की। साथ में पत्नी का खास करके मेडिकल डिसऑर्डर के लिए भी स्क्रीनिंग किया जाता है, जैसे थायराइड है, शुगर है, बीपी है। इन सब चीजों को भी कंट्रोल में लेने के बाद आईवीएफ की तरफ आगे बढ़ना चाहिए, जिससे प्रेगनेंसी में भी कोई प्रॉब्लम खड़ी ना हो। तो ये बात होगी प्री आईवीएफ चेकअप की या वर्कअप की। उसके बाद अब आईवीएफ के बारे में बताता हूं और इसके एडवांस तकनीकों के बारे में आपको समझाता हूं। देखो, आईवीएफ की खोज 1978 में लंदन में हुई थी और लुइस ब्राउन नाम की जीवित बाल की सबसे पहले दुनिया की फर्स्ट लाइव टेस्ट ट्यूब बेबी पैदा हुई थी। तो इसका खोज के पीछे कारण था कि फीमेल की दोनों नलियां बंद थी, तो डॉक्टर्स ने नलियों को बाईपास करके लेबोरेटरी में गर्भ का सर्जन किया और महिला को एक सक्सेसफुल प्रेगनेंसी प्रदान की थी 1978 में। तो आईवीएफ का बेसिक प्रक्रिया मैं आपको समझाता हूँ। नॉर्मली महिला के जो दोनों अंडाशय हैं उसमें करोड़ों अंडे होते हैं, जिनमें से हर माहवारी के दौरान एक अंडा सही समय पे सही साइज का बनता है, फूटता है, राइट। अब यही अंडा फूट के जैसे नली में आ जाता है, उसी टाइम पे अगर पति वीर्य का सैंपल रिलेशन रखता है तो वीर्य का सैंपल महिला की योनि में गिरता है। पुरुष के स्पर्म भी बच्चेदानी से होते हुए नली में पहुंचते हैं, गर्भ का सर्जन नली में होता है, अंडे शुक्रों का मिलन होता है और ये बना हुआ गर्भ 3 दिन बाद बच्चेदानी में आके चिपक जाता है। इसको नॉर्मल प्रक्रिया बोलेंगे। आईवीएफ में नलियों को बाईपास करने का प्रयास किया गया था। मतलब एक अंडे से ज्यादा अंडे बनाने के लिए महिला को गोनाडोट्रोपिन के इंजेक्शन लगते हैं। मतलब आईवीएफ में माहवारी के पहले दूसरे दिन से लेके 10-12 दिन तक महिला को रोज इंजेक्शन लगते हैं गोनाडोट्रोपिन के, जो पेनलेस होते हैं, ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है। फिर सोनोग्राफिक सीरियल मॉनिटरिंग की जाती है। एक साथ बहुत सारे अंडे दोनों अंडाशय में तैयार होते हैं।
जब अंडे मैच्योर साइज के बन जाते हैं तो महिला को बेहोश करके ओम पिकअप नाम की प्रक्रिया के द्वारा जनरल एनेस्थीसिया में प्रक्रिया की जाती है। कोई टांका चीरा नहीं आता, कोई ऑपरेशन नहीं है। सोनोग्राफी के माध्यम से महिला के अंडे निकाल दिए जाते हैं। जब अंडे लेबोरेटरी में आ जाते हैं, माइक्रोस्कोप के अंदर इन अंडों का प्रॉपर सिलेक्शन होता है, क्वालिटी असेसमेंट होता है। तो अच्छी क्वालिटी के अंडों को पति ने जो वीर्य का सैंपल दिया उसमें से अच्छे स्पर्म के साथ मिश्र किया गया। गर्भ का सर्जन निष्णात एम्ब्रियोलॉजिस्ट ने लैब के अंदर किया। जो काम नली में होना था उसको बाईपास करके ये काम लेबोरेटरी में किया गया। गर्भ का सर्जन वो उसी गर्भ को 1 दिन 2 दिन 3 दिन देखने के बाद बेस्ट क्वालिटी एम्ब्रियो को महिला की बच्चेदानी के अंदर की जो परत होती है वहां पे नली के माध्यम से छोड़ दिया गया, जिसको एम्ब्रियो ट्रांसफर प्रक्रिया बोलते हैं। 2-3 मिनट का काम है, अंडर सोनोग्राफी गाइडेंस में किया जाता है और इसमें एनेस्थीसिया की भी जरूरत नहीं है बिकॉज इट्स पेनलेस। इसी तरह से गर्भ महिला की बच्चेदानी की परत में चिपक गया और 9 महीने बाद लुईस ब्राउन का जन्म हो गया था। इस तरह आईवीएफ की खोज हुई थी। आईवीएफ ये बेसिक टेक्निक मैंने आपको समझाई। आईवीएफ यानी कि शरीर के बाहर फलन प्रक्रिया, नलियों को बाईपास करने का एक बेसिक स्वरूप था जो 1978 की तकनीक थी। उस तकनीक पे चलते पिछले 40 वर्षों में 80 लाख से ज्यादा दंपति अपनी संतान प्राप्ति का सुख प्राप्त कर चुके हैं। तो ये आईवीएफ पद्धति थी। अब आईवीएफ पिछले कई वर्षों में बहुत ज्यादा एडवांस होता जा रहा है। तो आईवीएफ की एडवांस प्रक्रियाओं के बारे में मैं आपको बताऊंगा जिससे आप ये समझ सके कौन सी प्रक्रिया का यूज करके मैं अपना आईवीएफ का सक्सेस रेट बढ़ा सकता हूँ। आईवीएफ में जो 1978 में एटलीस्ट 1 to 5 मिलियन स्पर्म्स, गुड क्वालिटी स्पर्म्स की पति के साइड से रिक्वायरमेंट थी। अब जो पुरुष इनके पास इतने भी स्पर्म अच्छी क्वालिटी की नहीं है उनके लिए इक्सी टेक्निक ढूंढी गई, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, जो बेसिकली आईवीएफ की सिद्धांतों पे ही काम करती है। एक बार लेबोरेटरी में जब महिला के अंडे आ जाते हैं तब आईवीएफ की जो प्रक्रिया थी उसमें टेस्ट ट्यूब के अंदर एक अंडे के आजू बाजू पति के हजारों स्पर्म छोड़ दिए गए थे गुड क्वालिटी। अब ऐसे पुरुष जिनके लिए स्पर्म कम है उनके लिए एक सी टेक्निक थी जिसमें निष्णात एम्ब्रियोलॉजिस्ट माइक्रोस्कोप के अंदर, एम्ब्रियो लैब के अंदर एक अंडे के अंदर एक एक स्पर्म खुद इंजेक्ट कर देते हैं। इसी को इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन बोलते हैं, जिसके कारण पति की जो स्पर्म साइड से रिक्वायरमेंट थी वो ड्रास्टिकली रिड्यूस हो गई है। तो एक सी टेक्निक आईवीएफ का ही स्वरूप है। ऐसी एक और टेक्निक है इनसी इंट्रासाइटोप्लाज्मिक मॉर्फोलॉजिकली स्पर्म इंजेक्शन। ये इनसी टेक्निक भी आईवीएफ की तरह ही बेस्ट क्वालिटी स्पर्म्स को हम सिलेक्ट करने के बाद ही इंजेक्ट करते हैं। तो ये इक्सी और इनसी पुरुषों के लिए ये टेक्निक ढूंढी गई थी और इस टेक्निक पे चलते कम से कम स्पर्म वाले, कम से कम क्वालिटी के स्पर्म के जो पुरुष है उनको भी अपने ही स्पर्म से अपना बच्चा पैदा करने का सपना ये दोनों तकनीक पूरी करते। तो आज की तारीख में पुरुषों की साइड से ज्यादा लड़ने की जरूरत नहीं है। आईवीएफ का एडवांस स्वरूप यानी इक्सी और इनसी का फायदा उठा सकते हो और अपने स्पर्म से अपना बच्चा पैदा करने का सुख प्राप्त कर सकते हो। अब उससे आगे की टेक्निक पे चलते हैं विच इज ब्लास्टोसिस कल्चर। पहले के जमाने में मतलब आज से थोड़े 10-1 साल पहले जो आईवीएफ के द्वारा, इक्सी के द्वारा, इनसी के द्वारा जो गर्भ का सर्जन होता था उस गर्भ को दूसरे तीसरे दिन ले जाके एम्ब्रियोलॉजिस्ट अच्छे गर्भ को महिला के अंदर प्रत्यारोपित करते थे। आज की तारीख में उन्हीं गर्भ को 5वें-6वें दिन तक ले जा सके ऐसे एडवांस इंक्यूबेटर्स उपलब्ध हैं। इसकी मदद से हम बेस्ट क्वालिटी स्पर्म जो एम्ब्रियोज उनका चयन कर सकते हैं और अच्छी क्वालिटी के एम्ब्रियोज को जब महिला के अंदर प्रत्यारोपित किया जाता है तो आईवीएफ के सक्सेस का चांस बढ़ता है, अबॉर्शन का चांस कम होता है, इवन एनोमलीज का चांस भी कम होता है। तो ब्लास्टोसिस कल्चर एक डेफिनेट अच्छी मेथड है जो बेस्ट क्वालिटी एम्ब्रियो को सिलेक्ट करने के बाद डालने से आईवीएफ के सक्सेस में बढ़ोतरी की जा सकती है। इसके बाद की टेक्नोलॉजी में बोलूंगा क्रायो प्रिजर्वेशन ऑफ एम्ब्रियोज। आज से कुछ साल पहले आईवीएफ में जो इंजेक्शन वाली साइकिल में अंडे निकाल के गर्भ बना के बने हुए गर्भ को उसी साइकिल में ट्रांसफर कर दिया जाता है जिसको बोलते हैं फ्रेश साइकिल एम्ब्रियो ट्रांसफर। अब आज की तारीख में उन्हीं गर्भ को हम लोग 5वें-6वें दिन तक ले जाते हैं ब्लास्टोसिस स्टेज तक। बेस्ट क्वालिटी एम्ब्रियो का चयन करने के बाद उनको फ्रीज कर देते हैं, उनको ट्रांसफर नहीं करते। इसके पीछे सिद्धांत ये है कि जो इंजेक्शन लगे हैं महिला को अगले दिनों में उसके कारण शरीर में जो हार्मोनल टर्बुलेंस है उसको प्रिवेंट करने के लिए गर्भ को फ्रीज कर दिया जाता है -200 डिग्री सेल्सियस लिक्विड नाइट्रोजन में और इसी गर्भ को नेक्स्ट साइकिल में महिला की माहवारी के बाद मानसिक शारीरिक तरीके से महिला हार्मोनली नॉर्मल हो जाती है। उसके बाद हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी देके बच्चेदानी को प्रिपेयर करके जो फ्रोजन एम्ब्रियोज है उनको महिला की बच्चेदानी के अंदर ट्रांसफर करने से आईवीएफ के सक्सेस में काफी बढ़ोतरी होगी। आज की तारीख में ज्यादातर आईवीएफ सेंटर, ज्यादातर आईवीएफ साइकिल फ्रोजन एम्ब्रियो ट्रांसफर की प्रेफर करते हैं जिससे साइकिल में काफी बढ़ोतरी हो जाती है। और इससे और एक फायदा हो गया कि आज से कुछ साल पहले जब तक फ्रेश साइकिल एम्ब्रियो ट्रांसफर प्रेफर किया जाता तो उसमें OHSS यानी कि ओवेरियन हाइपर स्टिमुलेशन सिंड्रोम करके जो प्रॉब्लम था आईवीएफ करने वाली महिलाओं में
में 1 से लेके सीवियर कैटेगरी से लेके 25% तक माइल्ड कैटेगरी तक प्रॉब्लम्स आते थे, वो फ्रोजन एम्ब्रियो ट्रांसफर साइकिल्स प्रेफर करने के कारण आज की तारीख में जो आईवीएफ सेंटर है वो OHSS फ्री हो रहे हैं, जो महिलाओं के लिए ज्यादा सेफ है। तो ये भी एक एडवांटेज है। तो दूसरी टेक्निक मैंने आपको समझाई वो है क्रायो प्रिजर्वेशन ऑफ एम्ब्रियोज। उसके बाद मैं टेक्निक की बात करूंगा वो है लेजर असिस्टेड हैचिंग। नॉर्मली कुछ महिलाओं में जैसे PCOS प्रॉब्लम वाली महिला है, उम्र दराज महिला है, जिसके अंडों की क्वालिटी खराब है, जिसके स्पर्म की क्वालिटी खराब है, जिसको पास में टीबी की हिस्ट्री है, या जिसको बार बार आईवीएफ फेलियर होता है, ऐसे कैटेगरीज में जब स्टडी की गई तब एक पद्धति डेवलप की गई जिसको लेजर एसिड हैचिंग बोलते हैं। उसमें गर्भ को महिला के अंदर प्रत्यारोपित करने से कुछ टाइम पहले गर्भ का जो बाहरी लेयर है उसको लेजर किरणों की मदद से टच किए बिना, गर्भ को डैमेज किए बिना सावरण को छीन लिया जाता है, राइट। जैसे ऐसे हैच्ड एम्ब्रियोज को जब महिला की बच्चेदानी में प्रत्यारोपित किया जाए तो उस हैचिंग की जगह से एस्केप विंडो में से गर्भ निकल के माँ की बच्चेदानी से चिपकने का चांस बढ़ जाता है। तो ऐसी जो कैटेगरीज है जिनको रिकरेंट इम्प्लांटेशन फेलियर है, पीसीओ है, उम्र ज्यादा है, स्पर्म या अंडों की क्वालिटी खराब है, टीबी की हिस्ट्री है, इन सारी महिलाओं को लेजर असिस्टेड हैचिंग टेक्निक का मदद रख के आईवीएफ जो पूरा करेंगे तो आईवीएफ के सक्सेस में बढ़ोतरी होती है। ये भी एक एडवांस टेक्नोलॉजी उपलब्ध है। इसके बाद मैं बात करूंगा प्री इम्प्लांटेशन जेनेटिक डायग्नोस्टिक टेक्निक्स की। कई महिलाएं जैसे जिनकी उम्र बढ़ गई है, जिनके अंडों का रिजर्व कम है, जिनके अंडों की क्वालिटी कम है, जिनके बार बार आईवीएफ फेल होते हैं, जिनके बार बार आईवीएफ सक्सेस होने का अबॉर्शन होते हैं, जिनमें पुरुषों में स्पर्म में क्वालिटी में प्रॉब्लम है, जिन कपल्स में फैमिलियल जेनेटिक प्रॉब्लम्स, इन सारे कपल्स के लिए पीजीटी टेक्निक्स बहुत फायदेमंद है। इसमें ब्लास्टोसिस स्टेज तक एम्ब्रियो को पहुंचाने के बाद बेस्ट क्वालिटी जो एम्ब्रियो है उसके बाहर की लेयर की बायोप्सी करके उस बायोप्सी का जांच करने के बाद उसको पीजीटी बोल रहे हैं, पीजीटी उसको जांचने के बाद हम ये बता सकते हैं कि उस दीवार के अंदर रहा जो गर्भ है वो जेनेटिकली स्वस्थ है कि नहीं। और ऐसे जेनेटिकली स्वस्थ गर्भ को जो महिला की बच्चेदानी में प्रत्यारोपित किया जाता है तो आईवीएफ के सक्सेस का चांस बहुत बढ़ जाता है और अबॉर्शन का चांस भी कम, एनोमली के चांस ऑलमोस्ट नहीं हो जाता है। तो ये पीजीटी टेक्निक्स भी आईवीएफ के सक्सेस को बहुत बढ़ावा दे रही है। पिछले कुछ वर्षों से ये जो ट्रॉमेटिक टेक्निक मानी जाती है पीजीटी, कई कपल्स ये सोचते हैं कि मेरे एम्ब्रियो के बायोप्सी करेंगे मेरा एम्ब्रियो डैमेज हो जाएगा, जो निष्णात एम्ब्रियोलॉजिस्ट के हाथों नहीं होता। फिर भी उनकी शंका का समाधान के लिए नॉन इन्वेजिव पीजीटी ऑलरेडी पिक्चर में आ चुका है, जिसमें जिस एम्ब्रियो जिस मीडिया में पलता है उस मीडिया को एनालिसिस करके हम ये जान सकते हैं उसमें पल रहा एम्ब्रियो विदाउट टचिंग दैट एम्ब्रियो हम ये जान सकते हैं कि वो एम्ब्रियो जेनेटिकली फिट है कि नहीं। एनआईपीजीटी इज आल्सो फ्यूचर जिसमें एम्ब्रियो को बायोप्सी करने की जरूरत नहीं पड़ती, एम्ब्रियोलॉजिस्ट के लेवल पे जो एरर आ सकती है उसका भी प्रिवेंशन हो जाता है। तो ये भी एक फ्यूचर टेक्निक जो बहुत जल्दी इंडिया में अवेलेबल होने वाली है। इवन ये पीजीटी या एनआईपीजीटी टेक्निक से जांचे हुआ एम्ब्रियो से फायदा ये भी होता है कि जो 2 एम्ब्रियो ट्रांसफर करने पड़ते हैं बेटर आईवीएफ सक्सेस के लिए, जिससे ट्विंस प्रेगनेंसी का चांस बढ़ जाता है। ट्विंस प्रेगनेंसी ओवरऑल प्रेग्नेंट आउटकम सिंगल प्रेगनेंसी से खराब होता है। इसीलिए ये पीजीटी किया हुआ या एनआईपीजीटी से टेस्टेड इवन सिंगल एम्ब्रियो ट्रांसफर अपने को वही 2 एम्ब्रियो ट्रांसफर करने जैसा सक्सेस दे सकता है, जिससे फायदा ये होता है कि सक्सेस तो सेम रहा, इवन ट्विंस होने का चांस कम हो जाता है, जिससे ओवरऑल सिंगल प्रेगनेंसी होके महिला की और वो बच्चा हाथ में आने की ओवरऑल सेफ्टी बढ़ जाती है और महिलाओं को प्रेगनेंसी में जो कॉम्प्लिकेशंस आते हैं उसके भी चांस बहुत कम हो जाते हैं। तो ये भी एक फ्यूचरिस्टिक अप्रोच है कि पीजीटी एनआईपीजीटी करके सिंगल एम्ब्रियो ट्रांसफर हम लोग प्रेफर करें और पीजीटी टेक्निक ऑब्वियसली आईवीएफ के सक्सेस में काफी बढ़ोतरी करी आज की तारीख में। तो ये अलग अलग टेक्नोलॉजी जो मैंने आपको बताई जो आईवीएफ सेंटरों में उपलब्ध है आज की तारीख में, जो आईवीएफ के सक्सेस को काफी हद तक बढ़ा रही है। ये बात हुई डॉक्टर्स की और आईवीएफ सेंटर। आप क्या करोगे अपना आईवीएफ सेट में बढ़ाने के लिए? मैं क्या कर सकता हूं सर कि जिससे मेरा आईवीएफ का सक्सेस बढ़े? इस क्वेश्चन के आंसर में मैं बोलूंगा कि ओवरऑल आपकी जो लाइफ है उसको हेल्दी बनाने का ट्राई कीजिए। हेल्दी लाइफस्टाइल मींस एडिक्शन के लिए नो या कम कर दीजिए, स्ट्रेस लेवल को बहुत कम कर दीजिए। इंडिया में या वर्ल्ड में कोई टेक्नोलॉजी इनफर्टिलिटी फील्ड में ऐसी उपलब्ध नहीं है जो आपको 100% गारंटी दे सके, गलत बात है, राइट। तो जिस चीज का 100% सक्सेस है कभी नहीं हो सकता उसके बारे में स्ट्रेस लेना बंद कर दीजिए। इसीलिए यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि बेस्ट से बेस्ट आईवीएफ सेंटर का चयन कीजिए जिससे आईवीएफ का सक्सेस आपको और अच्छा मिलेगा। बेस्ट आईवीएफ सेंटर मतलब क्या? ऐसा आईवीएफ सेंटर जिसमें डेडिकेटेड वेल ट्रेन्ड आईवीएफ कंसल्टेंट हो जो आईवीएफ के फील्ड में वर्षों से काम कर रहे हो, इनको इस फील्ड का पूरा नॉलेज। सेकंड, इन हाउस वेल ट्रेन्ड एम्ब्रियोलॉजिस्ट, राइट, जिनको पूरी तरह से एम्ब्रियोलॉजी के विषय में महारत हासिल हो, जो इन हाउस काम करते हैं। एंड थर्ड, एडवांस टेक्नोलॉजी से इक्विप्ड एम्ब्रियो लैब उस सेंटर के पास होनी चाहिए। जब ये तीनों चीजें मिलती है तो आईवीएफ सेंटर का सक्सेस बहुत अच्छा बढ़ जाता है।
तो इसलिए अच्छे से अच्छे आईवीएफ सेंटर का आप चयन कीजिए, आपके आईवीएफ के सक्सेस में ऑलरेडी बढ़ोतरी हो जाएगी। इसके साथ अपने स्ट्रेस लेवल को कम कीजिए, प्रेशर को कम कीजिए। आईवीएफ करा रही हूँ, सक्सेस होना ही चाहिए, घर में भी माहौल प्रेशर का बन जाता है, ये गलत बात है। स्ट्रेस फ्री रहिए, पॉजिटिव माइंडसेट, अपने आईवीएफ कंसल्टेंट पे भरोसा रखिए, विश्वास रखिए, उनकी सलाह को फॉलो कीजिए और एडिक्शन फ्री, हेल्दी लाइफस्टाइल, हेल्दी फूड, यू कैन टेक हेल्प ऑफ योगा, मेडिटेशन, एक्सरसाइज। जितना ये सारा माहौल आप अच्छा करेंगे, अच्छे आईवीएफ सेंटर में आपको अच्छे से अच्छा सक्सेस प्रदान हो सकता है। तो इस सेशन के द्वारा मैं आपको ये प्रयास किया कि आप टेक्नोलॉजी क्या यूज कर सकते हैं, आपको अच्छे आईवीएफ सेंटर का चयन भी करना है और पर्सनल लेवल पे आप क्या एफर्ट्स दे सकते हैं जिससे आपके आईवीएफ के सक्सेस में बढ़ोतरी हो। आशा रखता हूं कि जानकारी आपको फायदेमंद होगी। तो भी कोई चीज छूट गई हो, कोई डाउट्स है आपको, आप हम तक पहुंचना चाहते हैं, तो नीचे लिखे गए नंबर पे फोन करें, मैसेज करें, इनबॉक्स में अपना नंबर टाइप करें। मैं और मेरी पूरी टीम, इंदिरा आईवीएफ की टीम आप तक पहुंचने का प्रयास करेंगे, आपकी निसंतानता की क्वेरी को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। फिर से एडवाइस देना चाहूंगा, कोविड का सेकंड वेव अग्रेसिवली फैल रहा है, सेफ रहें, पूरे प्रिकॉशंस रखें, अपने आप को जल्दी से जल्दी वैक्सीनेट करें, अपनी और अपनी फैमिली का ध्यान रखिए। थैंक यू वेरी मच इस सेशन को अटेंड करने के लिए। थैंक यू।